नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 2023 के लिए जो कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, उसके लिए घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत बिहार पीसीएस में अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, प्री परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको चुन चुन के कवर करेंगे। और हाँ साथियों, इससे पहले के सारे हिस्से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसके साथ ही घटना सार के निचोड़ की भी प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो साथियों, इसमें हम आज भौतिक विज्ञान कवर करेंगे, इसके बाद रसायन और फिर जीव विज्ञान। फिर जो है एक हिस्सा बचेगा, वह रहेगा बिहार स्पेशल का, उसको भी जल्द ही कवर करा दूंगा। समय कम है, बार बार देखिए, रिवाइज करिए, नया पढ़ने से बचिए दोस्तों। तो देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सही जवाब है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है दोस्तों। एंगस्ट्राम इकाई है दोस्तों किसकी? तो याद रखना है तरंग दैर्घ्य की इकाई है। यह भी याद रखना है कि एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की घात -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं एक एंगस्ट्राम में। फिर है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो दूरी की इकाई है। याद रखना है एक वर्ष में तय की गई दूरी किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है एक वर्ष में, उसको ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका इस्तेमाल, इस यूनिट का इस्तेमाल दोस्तों लंबी दूरियां ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 की घात 46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है, या फिर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। यह भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। बिहार है भैया, कौनो सवाल घुमाए फिराए के पूछ सकत है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं दोस्तों किसके बने हुए होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। इनका इस्तेमाल दोस्तों घड़ी के साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न में भी किया जाता है। फिर है हर्ट्ज में क्या माना जाता है, या फिर क्या नापा जाता है, या फिर हर्ट्ज किसकी इकाई है, इस तरह से, या फिर हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो याद रखना है यह आवृत्ति का एसआई मात्रक है, याद रखना है। और एक सामान्य पुरुष जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, इसी आवृत्ति के आधार पर ध्वनियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि या फिर अवश्रव्य तरंगे, ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो जिनकी आवृत्ति 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है उनको अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसके बाद जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव्य तरंगे कहते हैं। और जिनकी आवृत्ति 20,000 से भी अधिक हर्ट्ज होती है उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य कौन सी तरंगें सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगें ही सुन सकता है, जिनको श्रव्य तरंगे कहते हैं। ना इससे नीचे वाली सुन सकता है और ना ही इससे ऊपर वाली। तो 20,000 से ऊपर वाली तरंगें पराश्रव्य तरंगें होती हैं, जिनका इस्तेमाल दोस्तों समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है, जैसे कि रडार में, या फिर जो कल पुर्जे हैं बारीक, उनमें जो है उनकी सफाई के लिए किया जाता है। आवृत्ति को मापने का पैमाना क्या है दोस्तों? फिर से वही सवाल, हर्ट्ज है। विद्युत शक्ति किसकी इकाई है दोस्तों? तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है, वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है, याद रखना है। या फिर पूछा जाए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? तो याद रखना है एम्पियर। तो विद्युत धारा और विद्युत शक्ति दोनों में कतई नहीं कन्फ्यूज आना है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है दोस्तों? तो यदि एंगस्ट्राम में दिया है तो 3200 से 8600 एंगस्ट्राम। यदि नैनोमीटर में दिया है तो 400 से 700 नैनोमीटर। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक नज़दीक उत्तर जो है
वह 3900 से 7600 एंगस्ट्राम है। तो यही विकल्प सही होगा। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो पुनः वही इस बार एंगस्ट्राम में दे दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है 400 से 700 नैनोमीटर होगा। आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है दोस्तों? तो याद रखना है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। फिर सवाल बनता है हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तब घनत्व तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। पायरोमीटर से दोस्तों क्या होता है? इससे जो है उच्च तापमान को नापा जाता है, याद रखना है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापते हैं। अक्सर दूधिया लोग साथ में रखते हैं और देख लेते हैं कि पानी कितना है उसमें। दाब की इकाई क्या है दोस्तों? तो याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। जी हाँ, किसी निश्चित क्षेत्र पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। तो F/P=F/A। तो याद रखना है F का न्यूटन होता है और A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। दाब को दोस्तों पास्कल भी कहते हैं, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। तब यदि विकल्प में पास्कल भी रहे तब भी आपको वही करना है कि पास्कल प्रेशर का मात्रक है। फिर पुनः सवाल रिपीट किया है दोस्तों, तो इनमें से जो है कोई भी नहीं है, याद रखना है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों? तो ऐसी राशि जिनसे केवल परिमाण ज्ञात होता है तो उसको अदिश राशि कहते हैं, और जिनसे दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात होते हैं उनको सदिश राशि कहते हैं। तो याद रखना है दाब जो है वह अदिश राशि है। फिर बल कैसी राशि है दोस्तों? बल जो है सदिश राशि है। याद रखना बल के साथ साथ वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये जो हैं सदिश राशियां हैं। ठीक है। और अदिश राशियां दोस्तों क्या हो गई? दाब हो गया, चाल, दूरी, आयतन। इन चारों राशियों से जो है दिशा का ज्ञान नहीं होता है, केवल और केवल परिमाण का ज्ञान होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है दिए गए विकल्पों में गति जो है वह सदिश राशि नहीं है। धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा या बढ़ जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो जवाब है घट जाएगा। जी हाँ, ध्रुवों पर जो है किसी चीज का वजन जो है वह अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो याद रखना है विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल का एक लंबा मात्रक होता है, आपको नहीं रटना है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सही कथन चुनना है दोस्तों। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। तो जवाब है यह गलत है। जी हाँ दोस्तों, विबग्योर को हम लोग पढ़ते हैं वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। जी हाँ, ये जो है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में सेट होते हैं कलर। तो इसमें सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो है वो रेड कलर की है और सबसे कम बैगनी कलर की है, वायलट की है। तो यहीं से पहला वाला कथन खारिज हो जाता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सही जवाब है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, गलत है। तब बी वाला ही सही होगा, विबग्योर को रट लीजिएगा। फिर जब दिन में पानी, अब देखिए दोस्तों इन्होंने नहीं दिखाया है ना विबग्योर को, मैंने आपको दिखाया, इसीलिए इसको कहते हैं MDA PYQs विद MDA, याद रखना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अपने अनुभव का ही इस्तेमाल आपको करके बताता हूँ दोस्तों, एकदम ये नहीं कि बस खोला PDF और शुरू हो गए और लोगों की तरह। फिर जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखना प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा दोस्तों क्या कहलाता है? तो प्रोटॉन पर भी दोस्तों धनावेश होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तब यदि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता विकल्प में तब सही जवाब प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस का निर्माण जो है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों
के मिलने से होता है। तब न्यूक्लियस जो है ऑलरेडी प्रोटॉन को रखे हुए है और न्यूट्रॉन को भी रखे हुए, तो सही जवाब डी हो जाएगा, न्यूक्लियस। ईंट पर नाच, यह याद कर लीजिएगा, ईंट पर नाच। ईंट का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने की थी या फिर थॉमसन, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों पर का मतलब, पी का मतलब है प्रोटॉन और आर का मतलब है रदरफोर्ड, याद रखिएगा। और तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाच का मतलब है, ना का मतलब न्यूट्रॉन है, याद रखिएगा। और इसकी खोज जो है चैडविक ने की थी। इन तीनों कणों के खोजकर्ताओं को याद रखना है, पूछ लिए जाते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे भाप बन जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को उदाहरण के रूप में कपूर को लिया जा सकता है, या कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है, सीधे उड़ जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं दोस्तों, 2022 में पूछा गया है, उसको त्रिक बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। कॉस्मिक किरणें हैं दोस्तों, आवेशित कण हैं या फिर अनावेशित कण हैं, या फिर आवेशित और अनावेशित दोनों, तो याद रखना है कॉस्मिक किरणें जो हैं आवेशित कण हैं, याद रखना है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो जेनरेशन के लिए होता है। जेनरेशन का मतलब दोस्तों एक पीढ़ी से होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। जब एक तकनीकी जो है किसी दूसरे चरण में प्रवेश करती है जो पहले वाले से बेहतर होता है, या फिर एक तकनीकी दूसरे वाले से अलग होती है, तो उसी को सेकेंड जनरेशन कहते हैं। जैसे पहले 2G आया, फिर 3G आया और फिर 4G आया। इन तीनों में देखेंगे, और अब तो 5G भी आ गया है, इन तीनों में देखेंगे कि अलग अलग अंतर है। तो जैसे जैसे गुणों में परिवर्तन होता जाता है वैसे ही वैसे पीढ़ी बदल जाती है, जनरेशन बदल जाता है। तब अब जो है 5G की बात चल रही है। रडार का आविष्कारक कौन था दोस्तों? तो याद रखना है रॉबर्ट वाटसन थे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। रडार की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। क्या नाम है इसका? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म है। रॉबर्ट वाटसन ने इसकी खोज की थी, और दोस्तों इसका पहली बार इस्तेमाल द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था, हवाई हमलों से पूर्व सूचना एकत्र करने के लिए। जी हाँ, हवाई जहाज वगैरह की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगें इसमें इस्तेमाल होती हैं दोस्तों। गॉड पार्टिकल है दोस्तों, हिग्स बोसान को ही गॉड पार्टिकल कहते हैं। क्यों दोस्तों? इसको जो है वह पार्टिकल माना जाता है जो अन्य पार्टिकलों का जो है बाप रहा होगा, तो इसी को हिग्स बोसान कहते हैं। परिकल्पना इसकी 1964 में की गई थी, और इसकी खोज जो है दोस्तों हिग्स और एंगलर्ट ने की थी, इसीलिए हिग्स के नाम पर ही इसको हिग्स बोसान कहते हैं, याद रखिएगा। और इस खोज के लिए इन दोनों को नोबेल भी मिला था भौतिकी का। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल कब दिया गया था दोस्तों? तो 1930 में दिया गया था। और भौतिकी का जो है नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे चंद्रशेखर वेंकट रमन या फिर सीवी रमन। पूछा जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर अथवा ठाकुर। किस विधा में मिला था? तो साहित्य में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। मदर टेरेसा का भी याद कर लीजिएगा, शांति के लिए मिला था, 1979 में मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था 1998 में। ये तीनों जरूर याद कर लेना दोस्तों। बात यदि हो रैमन मैगसेसे पुरस्कार की, तो सबसे पहले किसे मिला था? तो विनोबा भावे को मिला था, याद रखिएगा, विनोबा भावे। जी हाँ। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? तो गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट राइट ब्रदर्स ने किया था। 2002 में पूछा गया सवाल है।
राइट बंधु भी कहते हैं इनको हिंदी में। 1 माइक्रोन दोस्तों देखिए पूछ लिया गया, 1 माइक्रोन कितने के बराबर है? तो 1 माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है। तो याद रखना 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है दोस्तों? तो इसके लिए एक फार्मूला है, C/5 इक्वल टू F-32/9, F-32/9। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों की जो है खिचड़ी पका रहे हैं, तो जैसा सुलभ लगता है वैसा बोल देता हूँ, बाकी इंग्लिश पे इतनी ज़्यादा कमांड है नहीं अपन की। तो दोस्तों या तो इस फार्मूले को इस तरह से याद कर लीजिए या इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिएगा तो ये निकल के आएगा। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा भी गुणा भाग या पक्षांतर जिसको कहते हैं वो जानते होंगे तो यह फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा और चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। इसको रट लेना है भैया, एक सवाल पूछ लेता है और यदि फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप गिरेंगे भैया औंधे मुँह परीक्षा में। और एक एक सवाल जो है बहुत मायने रखता है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है दोस्तों किसमें होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति मतलब गति गैलीलियो ने परिभाषित किया था, याद रखना है। लोलक की कालावधि दोस्तों किस पर, या फिर पेंडुलम की कालावधि या टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, याद रखना है। और इसका फार्मूला होता है T=2π√L/G, याद रखिएगा। बल गुणनफल है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं F=ma। जी हाँ, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल जो है किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। तो विकल्प बी सही है। फिर है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र दोस्तों कौन सा है? तो जो मेन सूत्र है, मेन फार्मूला है भाई B=U+AT होता है, जिसमें U जो है प्रारंभिक वेग होता है, A त्वरण होता है, T टाइम होता है। तो इसी को यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे तो यह वाला निकल के आएगा, A=B-U/T। तो चाहे जैसे पूछ ले, आप यदि मेन वाला जान रहे हैं तो इधर उधर करके घुमा फिरा के उसको उसी फॉर्म में ले आएंगे जैसा पूछा गया है। तो मुख्य फार्मूला याद कर लीजिएगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत दोस्तों किस पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर आधारित है। अपकेंद्रण दोस्तों यदि कोई वस्तु जो है, जैसे हाथ, यहाँ पर हाथ में पकड़कर और एक पिंड को धागे से बांध दिया जाए और इसको घुमाया जाए चारों तरफ, ठीक है, तो जो बल कार्य करेगा इस तरफ उसको कहेंगे अपकेंद्रीय, और जो बल इस डोरी पे अंदर के लिए कार्य करेगा उसको कहेंगे अभिकेंद्रीय। तो याद रखना है वॉशिंग मशीन का कार्य जो है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब बाहर के लिए। आप लोग देखते होंगे जब उसका पहिया घूमता है अंदर तो पानी जो है इधर के लिए जाता है, दूर के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो मथनी होती है जिसमें दूध से मक्खन निकालने की मशीन या फिर मथनी, जिसको ग्रामीण भाषा में रई भी कहते हैं, वह भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो समझ जाइएगा, काफ़ी डिटेल में बता दे रहा हूँ आज। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है दोस्तों? अभी हम लोग ऊपर भी बात कर चुके हैं। तो सही जवाब है आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, क्योंकि इससे केवल परिमाण का ज्ञान होता है, दिशा का नहीं होता है। बाकी विस्थापन, बल, वेग तीनों सदिश राशियाँ हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो P=mv होता है, यही संवेग होता है। अब पूछा इसका अनुपात किसके साथ? वेग के साथ पूछा है। तो वेग जब इसके साथ अनुपात जब निकालेंगे तो B से B कट जाएगा, क्या बचेगा? m बचेगा। बोले तो द्रव्यमान। तो सही जवाब द्रव्यमान होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तभी करें जब चीज़ें औरों से यूनिक लगें, यूं ही नहीं कह रहा हूँ, और करना पड़ेगा आपको दोस्तों यदि आप संजीदा अभ्यर्थी हैं तैयारी के प्रति। तब 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? देखिए बहुत सिंपल सा पूछ दिया गया है, 1000 मीटर। सब्सक्राइबरों के बढ़ने की गति जो है मंद पड़ गई है, तो अपना अपना योगदान दें।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे ना दोस्तों, तो आपके और हमारे बीच बॉन्डिंग जो है मजबूत हो जाएगी। फिर हमको प्रेरणा ऑटोमेटिक मिलने लगेगी कि हमको ये चीज़ देनी है आपको। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1997 में पूछा था सवाल, तो याद रखना है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा जो बल लगेगा वह दोस्तों कैसा होगा? त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का कोई दबाव नहीं पड़ता, इसीलिए जो है बल शून्य होता है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा दिए जाएं, तो पहले कौन पहुंचेगा? दोस्तों याद रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यह वाला शब्द जो है निर्वात, वैक्यूम, यह छिपा रहता है इसमें। यदि निर्वात है तो चीज़ें एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी, यदि निर्वात नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है जो रबर की गेंद है वह पहले पहुंचेगी, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होगा। तो ये निर्वात वाला शब्द जरूर खोजिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। वायु में ध्वनि तरंग होती है दोस्तों, तो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। याद रखना है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण करने में सक्षम होती है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है दोस्तों? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। हम लोग पहले भी पढ़े हैं अभी कि वह गुण जिसके कारण कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस के रूप में उड़ जाता है, प्रक्रिया जो है क्या कहलाती? ऊर्ध्वपातन। तो नेफ्थलीन चला जाता है, रेत बच जाता है। तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन। विद्युत शक्ति की इकाई है दोस्तों, पहले भी पढ़ चुके, देखिए रिपीट मार दिया है। वाट इकाई है और विद्युत धारा की एम्पियर है। इसीलिए कहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ये और लोगों के बराबर आपको लेके जाता है रिपीटेड क्वेश्चन। यदि ये गलत कर दिया तो आप गए, फिर नहीं आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा ही आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे, वरना ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ आप तुक्के काम नहीं करते। वो था ज़माना दूसरा, वो दौर दूसरा था जब तुक्के लग जाते थे, अब तुक्के नहीं काम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों आप लोगों के लिए एक नई पहल करने जा रहा हूँ। घटनासार तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ई दृष्टि जो मंथली आती है नवत्र वालों की, उसको आपको उपलब्ध कराया जाए। तो महीने दर महीने हम लोग उसको तैयार करेंगे। उसके बाद जैसे ही घटनासार आएगा साल भर का, उसको निचोड़ लेंगे, ठीक है। और घटनासार के बाद ही परीक्षा से पहले आप लोग यदि संजीदा रहे होंगे यूपीपीसीएस के प्रति, तब आपने देखा हुआ घटनासार भी आता है और ई दृष्टि भी आती है, एक मैगजीन। दोनों की ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्वालिफाई करने में। तो उसको भी निचोड़ लेंगे, घटनासार को भी निचोड़ लेंगे, और बाकी हम लोग महीने दर महीने उसका रसपान तो करते ही चलेंगे। तब क्या होगा? करंट अफेयर का सवाल नहीं छूटेगा। और कितनी बड़ी भूमिका है करंट अफेयर की आपको पीटी पास कराने में, वह आप जान सकते हैं। यह एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको तोड़ने में अच्छे अच्छे को धूल चाटनी पड़ जाती है, पसीना निकल आता है, बहुत अनिश्चितता है दोस्तों। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अपना अपना सुझाव दीजिएगा दोस्तों। आप लोग प्री निपटा लें बीपीएससी वाला, उसके बाद, क्योंकि पूरा का पूरा करना जो है थोड़ा कठिन काम हो जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा जब प्री परीक्षा होती है उसमें लगभग 50% क्वेश्चन जो हैं वह परीक्षा से 4 से 5 महीने पहले के आते हैं। तब हम लोग जनवरी से उसको स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मई, 14 मई को पेपर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का करंट अफेयर हम लोग ई दृष्टि से पढ़ेंगे। फिर है, ये दोस्तों फैक्ट सबको नहीं पता है कि ई दृष्टि भी महत्वपूर्ण है। ये जो गंभीर अभ्यर्थी हैं वही लोग जानते हैं ई दृष्टि का महत्व, सब लोगों को नहीं पता है। सब लोग तो वही 1-1 घंटा, 1.5 घंटा अपना पिलाते हैं करंट अफेयर को पर डे। अरे उतना भैया सब्जेक्ट नहीं है ना करंट अफेयर, सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, साल भर बाद बेकार।
तो काहे अपना 1.5-1.5 घंटा 2-2 घंटा देते हो? मज़ा लेने के लिए? नहीं भैया, मज़ा लोगे तो काम नहीं चलेगा। तो याद रखना है आपको, इसी अनुसार जैसे हम चीज़ें आपको दे रहे हैं वैसे ही आपको लेनी है करंट अफेयर में, और निश्चित ही आप सफल होंगे। मैं खुद देता हूँ भाई। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष आपके सामने है, फिर प्रमाण की क्या जरूरत है। तो इसमें क्या है सवाल दोस्तों, अपने अपने सुझाव दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। गैल्वेनोमीटर जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? छोटी विद्युत धारा का मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी बड़ी का तो एम्पियर होता ही है। एमीटर जो है विद्युत धारा से संबंधित है, ठीक है। वोल्ट मीटर विभवांतर से संबंधित है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल का मापक है, तो याद रखना है डी वाला सुमेलित नहीं है। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों? तो याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा को या फिर मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा आपने देखा होगा, डायनमो जो है अलग से लगा होता है ट्रैक्टर या फिर किसी भी जगह पर, ट्रक वगैरह में, या आप लोग उसमें देखते होंगे अल्टरनेटर भी कहते हैं आजकल, लगा होता है कारों वगैरह में जो बैटरी चार्ज करता है। यांत्रिक ऊर्जा इंजन से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसको जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जान रहे होंगे सभी लोग। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा दोस्तों? मतलब बिजली कितनी खर्च होगी? तो याद रखना है 10 घंटे जले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। 1 इकाई बोले तो 1 यूनिट। 1 यूनिट जो है 1000 वाट घंटा के बराबर होती है, वाट प्रति घंटा के। तो 10 घंटा और 100 की गुणा कर देंगे तो 1 यूनिट निकल आएगा। इस पर थोड़ा और देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने थोड़ा काम नहीं किया इस पर। एक फार्मूला रहता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वाट वाट गुणा घंटा, और इस तरह से होता है, कुछ बट्टे में भी होता है, याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा आप। दो समानांतर, नहीं तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक, इसको देख लीजिएगा, फार्मूला इसका ये है, ये वाला फार्मूला है। यहीं से आप कौन सा 1/R = 1/R1 + 1/R2 याद रखिएगा। यहीं से हमको R की वैल्यू निकाल लेनी है। R1 और R2 मतलब R दिया है, कैपिटल R दिया है, R1 जो है आपको दिया है, R1 भी दिया है, R2 आपको निकालना है, तो निकाल लीजिएगा इसमें रख के भैया। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है दोस्तों? तो जवाब है अमोनियम क्लोराइड। यदि यहाँ पर शुष्क सेल की बजाय गीला सेल हो, तरल सेल हो, तब वहाँ पर H2SO4 होता है, यह भी याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। डायनमो है दोस्तों, क्या करता है डायनमो? हम लोग अभी भी पढ़े हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में दोस्तों क्या होता है? उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है। आटा गेहूं पीसने की चक्की जो है आप देखे होंगे, मोटर ही चलाती है उसको। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? जी हाँ, अमीटर से नापी जाती है, तो बी विकल्प सही होगा। फिर अब विद्युत धारा किस उपकरण से, फिर से रिपीट मार दिया। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है दोस्तों? प्रिज्म से इनको यदि गुजार दिया जाए तो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। और यह फार्मूला याद रखिएगा, अभी भी आपको बताया है, विबग्योर। जी हाँ, तरंग दैर्घ्य घटते से बढ़ते क्रम की ओर है, याद रखिएगा। बी का मतलब वायलेट है, आई का मतलब इंडिगो है, ठीक है। वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, और बी का मतलब बाल वाली बी, उसका मतलब ब्लू है, और जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य दोस्तों वायलेट की है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेड की है। तो यह फार्मूला याद रखिएगा, कौनो सवाल इससे संबंधित गलत ना हुई है। फिर है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो
तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों? तो हम फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? F=1/d। फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता, तो क्षमता दी ही है 2, तो निकाल लिया भैया। 5.5 मीटर आया है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 50 सेंटीमीटर हो गया। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। यदि आप अपने फ़ोन में मैप इस्तेमाल करते होंगे तब उस पर एक इस तरह का सिंबल बना रहता है ऊपर, तो बाय जो है, जो एरो ऊपर के लिए होता है तो बाय नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उत्तरी दिशा को। चुंबकत्व का अनुचुंबकत्व सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है दोस्तों? तो प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है, रट जाइएगा इसको, 2022 में पूछा है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं दोस्तों? CFL की बात हो रही है, फुल फॉर्म भी इसकी पूछ ली जाती है। तो फ्लोरेसेंट लाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, इस तरह से होता है इसका कुछ फॉर्म, देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा CFL। इसमें दोस्तों क्या होता है, तंतु को गर्म करके जो है लाइट पैदा की जाती है। क्या होता है, एक ट्यूब होती है दोस्तों, उसमें पारे की वाष्प भरी होती है, ठीक है। ट्यूब के सिरों पर विद्युत प्रवाह करी जाती है। पारा जो है वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोगों का, जरूर पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, प्रकाश वैद्युत प्रवाह, जी हाँ, याद रखिएगा, 1921 में दिया गया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, याद करिएगा इसको। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, न्यूक्लियर जो थर्मल प्लांट हैं वहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और उसी से रिएक्टर चलता है और विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है दोस्तों कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जी हाँ, एसी वगैरह में यही होता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करती है एसी। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों? टिन और शीशे का बना होता है। कभी कभी इसको दोस्तों कांसा भी कहते हैं। तो कांसा को कैसे याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कांसा किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो याद रखना है टिन और शीशे से। कांसा को ऐसे लिखते हैं, कांसा, ठीक है। और कांसा का मतलब, कांसा बनता किससे? कापर, कापर का मतलब Cu, और टिन का जो सिंबल होता है भाई SN, तो इसको अगर पढ़ें तो कंसन, कंसन का मतलब कंसा, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं, एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, कासा, कासा। तो ये फार्मूला जब याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कासा में कापर होता है और SN का मतलब टिन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो क्या होता है फ्यूज में भैया, कांसे का गलनांक निम्न होता है, मतलब यह जल्दी गल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर मिला और गल गया, तो परिपथ जो है बाधित हो जाता है और बिजली कट हो जाती है। गलनांक अगर अधिक होता तब भैया नहीं गलेगा तार उसका। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है दोस्तों? तो याद रखना है दिए गए विकल्पों में, पारा जो है सबसे अधिक कुचालक है शीशा भी, लेकिन शीशा जो है अपेक्षाकृत पारा की अपेक्षा कम कुचालक है, याद रखिएगा, 2020 में पूछा गया है। अतिचालक का लक्षण दोस्तों क्या है? शून्य पारगम्यता, याद रखना है। न्यून तापों पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा व्यवहार करते हैं, कैसा? कैसा व्यवहार करते हैं भाई? उसके प्रतिरोध मनुष्य का या जाने भाई यार। पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक तत्व यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध
प्रस्तुत नहीं करते, उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपनी सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, इसीलिए उनको अपारगम्य कहते हैं, या फिर उनकी पारगम्यता शून्य होती है। इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाया ठीक से। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध दोस्तों कैसा होता है? तो याद रखना है, घटता है। इसीलिए अर्धचालक जो हैं कारों में, इलेक्ट्रिक डिवाइसों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा चलेगा, ठीक है, जो पुर्जा है, कल पुर्जा जितना ज़्यादा चलेगा उसका तापमान बढ़ेगा, और जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही उसका प्रतिरोध घटेगा और अच्छे से विद्युत का संचार होगा उसमें। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन को अर्धचालक कहा जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं, रट जाइएगा इसको। संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। जी हाँ, ताप में परिवर्तन कर दिया तो उसका पोटेंशियल भी बदल जाएगा। संवाहक मतलब तार की बात हो रही है, तो इसको थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। याद रखना, इसीलिए ज़्यादा ठंडा लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है सवाल दोस्तों, पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान जो है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। फिर कहें कि फ्रिज लगा लिया और खोल दिया दरवाज़ा, ठंडा नहीं होगा। याद रखिएगा, सवाल बहुत पूछा जाता है भैया, यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए 2022 में रिपीट हुआ है। निम्न में से गलत का चयन करें दोस्तों। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ठीक है, सूती कपड़े की बात हो रही है। सीडी बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यही कथन गलत है। बाकी टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। देखा होगा, अब जो आते हैं बर्तन उन पे एक काली सी परत रहती है, वो जो है टेफ्लॉन की होती है, उस पर जो खाना चिपकता नहीं है दोस्तों। तो क्या होगा, एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। ठीक है, रेयान को जो है कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है सही नहीं है, याद रखिएगा। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना है, उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इनको सुरंग कहते हैं, ठीक है, और इनको जो नीचे गड्ढा है उसी को गर्त कहते हैं। तो इनके बीच की दूरी को लैम्डा या फिर तरंग दैर्घ्य कहते हैं ये, याद रखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, रट लियो कतई। ठीक है, बाकी सब कुछ बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है और वेग भी बदल जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं दोस्तों? तो सही जवाब है उत्तल लेंस के। जी हाँ, जो व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ होता है, मतलब आंखों से पढ़ने में असमर्थ होता है, हालांकि आंखों से ही पढ़ता है व्यक्ति, स्पष्ट उसको दिखाई नहीं देता, किताब को पास रख के ही पढ़ता है, तो आपने देखा होगा जब उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और केवल दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और हम लोग पढ़ते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है चश्मे में, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, अवतल लेंस का, माफ़ कीजिएगा, अवतल लेंस का, ना कि दर्पण का। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे इन्होंने पूछा है, तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है। तो जवाब है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा।
दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है दर्पण किस प्रकार का है दोस्तों? तो दर्पण जो है अवतल प्रकृति का है, याद रखिएगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस? यही दोस्तों अवतल दर्पण ही जो है डॉक्टर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे दांतों की जांच करने में अंदर लेंस डाल देंगे तो वह क्या करता है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो ऐसे ही जब प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है अवतल दर्पण ही होगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है? तो सही जवाब है उत्तल दर्पण। 2022 में पूछा है। ध्वनि का वायु में वेग कितना है दोस्तों? तो याद रखना है 330 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो याद रखना तरंग और कण दोनों की भांति प्रकाश काम करता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो सही जवाब है लघु तरंग दैर्घ्य की तरंगें अपेक्षा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो इसीलिए आप लोग जान ही रहे हैं, विबग्योर हम लोग पढ़े हैं अभी। विबग्योर रेड वाले रंग की जो है सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है, इसलिए यह ज़्यादा विकृत नहीं होता है। सबसे कम वायलेट की है, फिर इंडिगो की है, फिर ब्लू की है। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए दोस्तों तो मोटा माटी नीला कलर ही आता है, और आसमान का भी नीला ही कलर होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखता है दोस्तों? तो जो उसमें कण होते हैं उनके द्वारा प्रकाश को विकृत करने के कारण, तो वायुमंडल ही उसको प्रकीर्णित करता है। तो जो कम तरंग दैर्घ्य हैं, लघु तरंग दैर्घ्य किसकी किसकी है? इन तीनों को मिलाकर नीले रंग की तरंग दैर्घ्य निम्न है, इसीलिए वह अधिक प्रकाश को प्रकीर्णित, वायुमंडल जो है इस प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करता है, इसी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। फिर है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो सही जवाब है प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। पानी का घनत्व दोस्तों अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। m=b/dv हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। तो यदि आयतन, यहाँ से देखिए d=m/b, यदि आयतन अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, और यदि घनत्व अधिक होगा तो इसका मतलब आयतन कम होगा। तो ये संबंध याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है दोस्तों? आपको बता चुका हूँ पहले भी, यही फार्मूला आपको रट लेना है और इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और निकाल लेना है जवाब। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह यह पिघल जाएगा तब क्या होगा? पानी फर्श पर फैल जाएगा? जी नहीं, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा? ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों? जल स्तर समान बना रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। जब आप ग्लास में डालेंगे बर्फ के टुकड़े को, जितना पानी निकलने को होगा उतना निकल जाएगा, उसके बाद नहीं निकलेगा, क्योंकि वह अपने आयतन के बराबर ही जल को हटाएगा। उसके बाद जब वो पिघलेगा तो वही वाला हटाए गए जल वाला आयतन कवर कर लेगा, इसलिए जल का स्तर समान बना रहेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव है, बी वाला विकल्प सही है। पृष्ठ तनाव, जिसके कारण द्रव जो है स्वयं को गोल बनाने का प्रयास करता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है, यही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। जैसे वर्षा की बूंदें हो गई। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है दोस्तों किसकी? शहद की। कोई द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है तो कहते हैं उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। तो इस प्रकार जल, खून, वायु और शहद में सर्वाधिक श्यानता जो है वो शहद की होगी, विस्कोसिटी कहते हैं इसको। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं दोस्तों? आप लोग ज्वार भाटा पढ़े हैं भूगोल में। तो कारण है दोस्तों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब गुरुत्वाकर्षण दोस्तों सूर्य का भी होता है, लेकिन चंद्रमा अपेक्षाकृत कम दूरी पर स्थित है पृथ्वी से। तो चंद्रमा जो है सही विकल्प होगा इसमें। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही महासागर में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं।
जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है दोस्तों, तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा या इसका भार बदल जाएगा। आप लोग जान ही रहे होंगे, वेट अलग होता है, भार और द्रव्यमान अलग होता है। ठीक है, भार जो है एक तरह का बल होता है, F=mg, याद रखिएगा। तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सही जवाब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान कहीं भी ले जाएं, वह वस्तु का स्वाभाविक गुण होता है, वह उतना ही रहेगा, लेकिन भार बदलता रहेगा क्योंकि जी की वैल्यू बदलेगी। हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 होता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 24 किलो है, तब इसका चंद्रमा पर भार दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 किलो। तो यह याद रखना है, कभी कभी कथन के रूप में यह वाला विकल्प भी दिया रहता है। फिर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और रफ्तार इसमें कंफ्यूज किया है। कैसे, देखते हैं। उच्च दाब के कारण, आप लोग जान ही रहे हैं, ढक्कन लगा रहता है, सीटी रखी रहती है तो दाब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, जी नहीं, कथन गलत है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यही कथन सही है दोस्तों। जब दाब अधिक होता है दोस्तों, तब क्या होगा, उसका क्वथनांक भी अधिक होगा। जो द्रव होगा उसमें पानी होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर से दाब पड़ रहा है ना पानी पर, तो जल्दी नहीं उबाल मारेगा पानी। और जब जल्दी उबाल नहीं मारेगा तो क्या होगा दोस्तों, खाना जो है धीरे धीरे पक जाएगा और कम समय में पकेगा। आपने देखा होगा, आप एक प्रयोग करके देखिएगा घर पे, चावल ही बनाते वक्त देख लीजिएगा, यदि आप गैस तेज कर देंगे तो बस जल्दी ही पानी उबल जाएगा, और जल्दी पानी उबल जाएगा, लेकिन जो चावल हैं वह नहीं पकेंगे। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि उसका क्वथनांक कम रहता है। और यदि आप प्रेशर कुकर में ये काम करेंगे तो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा, तो पानी जल्दी नहीं उबलेगा और चावल जल्दी पक जाएंगे। बस यही कारण है। तो विकल्प के रूप में मेरे कहने का मतलब यही था दोस्तों, कभी कभी विकल्प में ये भी दिया जा सकता है कि उच्च दाब और उच्च क्वथनांक के कारण खाना जल्दी पक जाता है। एक विकल्प ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो अब जो है आप दोनों तरफ से चाहे जैसे आए रपटा के मारिएगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है दोस्तों, बहुत ही बच्चा सवाल है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, याद रखिएगा। नाम भी इसका याद रखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। वर्ष दीर्घतम होता है दोस्तों, वर्ष दीर्घतम होता है मतलब वर्ष की अवधि सर्वाधिक कौन से ग्रह पर ज़्यादा होगी। तो आप लोग जानते होंगे सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य ये हुआ, तो जो ग्रह इससे ज़्यादा दूरी पर होगा दोस्तों, वही जो है ज़्यादा समय में इसकी परिक्रमा पूरी करेगा। और अपना एक चक्कर पूरा करने को ही जो है 1 साल कहते हैं, वही हमारी पृथ्वी के संदर्भ में भी कहा जाता है। तो दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया तब प्लेटो को भी ग्रह कहते थे। ठीक है, तो उस समय प्लेटो सबसे दूर था, तब सही विकल्प इसमें होगा कि वर्ष दीर्घतम होगा किस पे, तो जवाब है प्लेटो पर। लेकिन अब जो है प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है, तब कौन होगा दोस्तों, तो याद रखना है नेपच्यून होगा। आपसे 2-3 सवाल और पूछे जाते हैं हमेशा। एक तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा दूरी पर है, या कौन सा ग्रह कौन से क्रम पर है पृथ्वी से, तो याद रखना है बुसु प्रम ब्रस यूने। यह वाला ट्रिक याद रखिएगा। ये क्या बताता है, यह पृथ्वी से दूरी को इंगित करता है ग्रह की, तो सबसे माफ़ कीजिएगा सूर्य से दूरी को इंगित करता है। तो सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह बुध, और उसके बाद नज़दीक ग्रह शुक्र, सु का मतलब शुक्र, उसके बाद नज़दीक ग्रह पृथ्वी, उसके बाद अम का मतलब मंगल, और उसके बाद बृह का मतलब बृहस्पति, फिर शनि, और इस तरह से यूरेनस और नेपच्यून। ऐसे ही दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आकार के आधार पर ग्रहों को व्यवस्थित कीजिए, तब याद रखना है बृष अब प्रस मंगबू, मंगबू, बृष अब प्रसु मंगबू, यह
ट्रिक याद कर लीजिएगा। ब्र का मतलब बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि। फिर अब का मतलब, अब में जो आ है दोस्तों उसका मतलब है अरुण, और बा का मतलब वरुण। ठीक है, चौथे नंबर पर वरुण और पांचवें नंबर पर पृथ्वी, और सु का मतलब शुक्र, फिर मंगल, और बु का मतलब बुध। तो इस तरह से याद रखिएगा। यह ट्रिक जो है दोनों लिख लीजिएगा। सवाल भैया जरूर पूछ लिया जाता है, रटते रटते थक जाएंगे, कभी आप इसको रट नहीं पाएंगे। जैसे कि वो उधर इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि जैन समितियाँ, बौद्ध संगीतियाँ जो पूछी जाती हैं, लोग रटते रटते थक जाते हैं, रट नहीं पाते। उसका जो ट्रिक मैंने बताया है एकदम खटिया तोड़ ट्रिक है, याद रख लीजिएगा उसको। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग दोस्तों कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इनवर्स भी कहते हैं इसको, इस तरह भी लिख लेते हैं, यहाँ भी दिया है, याद रखिएगा। चाहे विद्युत तरंगे पूछा जाए या फिर प्रकाश की चाल पूछी जाए, एक ही बात है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी दोस्तों, कम होगी? तो कांच अथवा शीशा में कम होगी। जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। मोटे शब्दों में कहें तो अपवर्तनांक वह गुण है जो यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी घनी है। ठीक है, उसके जो कण हैं वो कितने ज़्यादा घने हैं। तो शीशा वगैरह में देखा होगा कि प्रकाश जल्दी पार नहीं होता है, कारण क्या है? क्योंकि उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में जो समय है वह कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा 8.5 मिनट। याद रखिएगा 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, इतना ही याद रखना, क्योंकि भैया ई विकल्प इसमें दिया रहता है और ये ई विकल्प ही डुबोता है। ठीक है, इसलिए 8 मिनट 19 सेकेंड दोनों याद रखिएगा। देखिए फिर से पूछ लिया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, यहाँ 8 मिनट दिया हुआ है, लेकिन जब इसमें ई वाला चेप दिया है ना यहाँ पर विकल्प, तब जो है सही विकल्प ई होगा, क्योंकि 19 सेकेंड वाला विकल्प है ही नहीं इसमें। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, देखिए दोस्तों वही याद आ गया ना, ट्रिक अभी हमने बताया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यह पूछा जा सकता था सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है या सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो आप अगर उसको याद रखेंगे तो सारे सवाल आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन। जी हाँ, आपने देखा होगा जो बल्ब होता है उसमें इस तरह का वायर लगा रहता है, वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन को जो है ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव दोस्तों क्या हैं? अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जो न्यूक्लियस होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, धनावेश। निम्न में से कौन सा गलत है दोस्तों? ए वाला विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। हम लोग जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो पहला ही वाला कथन एकदम गलत है, बाकी सब सही है। और निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा। ठीक है, बच्चा सवाल है, फिर से ये 1995 में पूछा गया था। अब तो बच्चे भी कंप्यूटर पैदा होने लगे हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, बम नहीं, परमाणु बम। जी हाँ, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, एटम बम की बात हो रही है। इसके आविष्कारकर्ता जो थे वो ओपेनहाइमर थे। ये भी पूछ लिया जाता है भैया, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यदि हाइड्रोजन बम की बात करी जाए तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है सवाल। अब पूछा जाता है हाइड्रोजन बम, देखिए सवाल भी पूछा गया है। और हाइड्रोजन बम के आविष्कारकर्ता दोस्तों कौन थे? तो याद रखना है एडवर्ड टेलर थे। तो ओपेनहाइमर, ठीक है, और एडवर्ड टेलर, एकदम भ्रमित नहीं होना है। 108, वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होती है? कौन सी? तो याद रखना रेडॉन। बाकी हीलियम, आर्गन, नियॉन तीनों होती हैं, रेडॉन नहीं होती है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है भैया? तो याद रखना वाट के मापन पर आधारित होता है।
निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सी है? तो यूरेनियम है, सभी जान रहे होंगे। फिर है इनसेट 2A कब छोड़ा गया? जी हाँ, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप छोड़ भी सकते हैं। उत्तर के लिए बता दूं 1992 में छोड़ा गया। तो यह भौतिक विज्ञान पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।